नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर भारत और अब आप इस मंच पर सुनेंगे कवि सम्मेलन। डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने खूबसूरत बात लिखी, उसके बाद हम अपने आज के कवियों का परिचय करवाएंगे। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश के जाने माने कवि, जिनमें एक ओज की कविताओं का प्रदर्शन करने वाले हैं तो दूसरे राष्ट्रवादी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। पहले कवि का परिचय करवाने से पहले उन्हीं की पंक्तियां दोहराती, उन्हीं की कविता की पंक्तियां हैं कि कह दो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, कह दो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं बात कर रही हूं डॉक्टर दुर्गेश सोनगरा जी, जो कि ओज कवि हैं, और इन्हीं के साथ दूसरे कवि का परिचय करवाऊंगी मैं आपसे, जो लिखते हैं कि इस कलम की स्याही से कुछ ऐसे शोर मचाना है, इस कलम की स्याही से कुछ ऐसे शोर मचाना है, हम गूंगों की आवाज को उन बहरों तक पहुंचाना है। राजेश सत्यम राष्ट्रवादी कवि, कविता के कई मतलब हो सकते हैं, हम उनसे जानेंगे, उनसे परिचय करेंगे, उनसे बातें करेंगे। तो स्वागत करते हैं खबर भारत के इस मंच पर, कवि सम्मेलन के इस मंच पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार आपका। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप दोनों की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि कवि सम्मेलन के ऐसे मंच जहां सीधे आपको दर्शक सुनते थे सामने मंच पर बैठकर, और आज ऐसे दर्शक आपको सुन रहे हैं जहां मंच खबर भारत का है और दर्शक सामने बैठे हुए हैं, आपको स्क्रीन पर देख रहा है, इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। क्रांति प्रिया जी, मैं कहना चाहता हूं कि आज के वर्तमान दौर में कवि सम्मेलनों का और कविता के अर्थ बदल चुके हैं। कविताओं की जगह जो कवि सम्मेलन जो आजकल मंचों पर हो रहे हैं, चौराहों पर हो रहे हैं, चौक पर हो रहे हैं, बाजारों में हो रहे हैं, उनमें व्यावसायिकता बहुत ज्यादा दिखाई देती है और कहीं ना कहीं लिफाफा संस्कृति चल रही है। कवि को जिस तरह से अपनी बात समाज के लिए कहना चाहिए वो नहीं कह पाता और कविता केवल मनोरंजन का विषय बन चुकी है। कविता को आज लोग लाफ्टर शो की तरह देखते हैं, लेकिन मैं कविता की इस धारा के विरुद्ध हूँ। मेरी धारा सुमित्रा नंदन पंत जी की है, राष्ट्रकवि दिनकर जी की है, महाकवि निराला जी की है, और मैं चाहता हूँ कि कविता में फिर से तुलसीदास, सूरदास और रसखान का जमाना लौट करके आए। वाह, क्या बात है। चलिए अब हम परिचय करते हैं। दुर्गेश जी, आपका स्वागत कर चुके हैं हम, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों के सामने मुखातिब होते हुए दुर्गेश जी आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं दुर्गेश सोनगरा। मेरा मानना है कविता चलते रहना चाहिए। कविता समाज का एक दर्पण है, समाज को नई दिशा दिखाती है, नया उद्देश्य मिलता है कविता से। तो कवि सम्मेलन और कविताएं हमेशा चलता रहना चाहिए। बिल्कुल, चूंकि दुर्गेश जी 10 सालों से भी ज्यादा समय से क्षेत्र से, यानी कविता के इस जगह से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र ही कहा जाएगा उसे। और अगर मैं बात करूं राजेश सत्यम जी की, तो वो कई विधाओं से जुड़े हैं। अगर लेखन की बात करना चाहें, पत्रकारिता की बात करना चाहें, तो शुरुआत करेंगे राजेश जी आपसे, क्योंकि आप इसमें दुर्गेश जी से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। और राजेश सत्यम जी से हम शुरू करेंगे। जी, मैं निवेदन केवल इतना करना चाहता हूँ कि कविता क्या है। कोई माँ अपने बच्चे को जन्म दे और कोई कवि कविता लिखे, इन दोनों की पीड़ाओं में बहुत समानता है। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कविता का जन्म कोई मामूली है बात नहीं, प्रसव की पीड़ा तक बौनी पड़ जाती है, और कल्पना विचार ताल मेल ये आसान नहीं, पुर्जे बिठाने में मशीन घिस जाती है, तो रात रात जागते हैं मन का थाह थाहते हैं, तब जाके यार कोई कविता लिखाती है। और जनता की जात देखो, अचरज की बात देखो, कितनी कंजूस हाय ताली ना बजाती है। हम बजाते हैं तालियां। बहुत खूबसूरत, क्या सुंदर आपने शुरुआत की है खूबसूरत पंक्तियों के साथ। ऐसी ही शुरुआत मैं चाहूंगी दुर्गेश जी आपसे भी हो जाए, कुछ आपका परिचय देते हुए अलग अंदाज में। जी दुर्गेश जी। कि ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, जिन पंक्तियों से मैंने परिचय दिया था, बहुत सुंदर। कविता के कई मतलब हो सकते, कहते हैं कविता कभी मतलब ही नहीं होती। राजेश जी आपसे इसका जवाब लेना चाहती हूँ। कविता, क्रांति जी, कभी भी मतलब ही नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी मतलबी है उसका कविता से कहीं कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये परिस्थितियां हैं कवियों के साथ, कविता के साथ हमेशा दौर के हिसाब से बदलाव हमेशा होते ही आए हैं। और मैं इसको इस रूप में कहना चाहूंगा क्रांति जी कि कविता पे काल आया, अनोखा भोकाल लाया,
धंधा बना लिया है कवियों की जात ने। ये मेरी पीड़ा है कि कविता पे काल आया, अनोखा भोकाल लाया, धंधा बना लिया है कवियों की जात ने। और सूर मीरा तुलसी रस खान सिर पीटते हैं, कब्जा जमा लिया है नक्काली जमात ने। तो अश्लील पंक्तियों और चूरण चुटकुलों से तार तार किया चोर बगुलों की पात ने। और लिफाफों के लिए काव्य धर्म ही नीलाम किया, ढक दिया दिन मान अंधियारी रात ने, ढक दिया दिन मान अंधियारी रात ने। क्या बात है, क्या बात है। अब इसके अर्थ को अगर मैं सरल तरीके से या इसकी भावना को जानना चाहूँ तो क्या कविताएं वाकई सोचकर लिखी जाती हैं, किसी विषय को सोचकर लिखी जाती हैं? ये प्राकृतिक सृजन है। कोई भी व्यक्ति अपने दम पर कभी कवि नहीं होता, जिस पर ईश्वर की कृपा है वही कवि हो सकता है। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि अच्छे हृदय वाला कोई कवि निश्चित रूप से किसी पैगंबर से कम नहीं है। तो जब हम बोलते हैं तो ये हम नहीं बोलते, माँ वाणी हमारे मुंह से मुखरित होती है। तब मैं निवेदन इतना करना चाहता हूँ कि आज हम कवि सम्मेलनों की बात करें, कवि गोष्ठियों की बात करें, या आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जो आज आप कवि सम्मेलन जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके पीछे भाव क्या है? वास्तव में कविता मनोरंजन तो एक विषय हो सकता है, लेकिन मनोरंजन तो व्यक्ति का और भी बहुत सारे माध्यमों से हो सकता है। लेकिन वास्तव में कविता हमें मन का मंथन करना सिखाती है। और मैं इसको इस रूप में लेना चाहता हूँ कि आंखों के लिए जिस तरह अंजन जरूरी है और दांतों के लिए जिस तरह मंजन जरूरी है, और कंचन जरूरी जिस तरह से जेवरों में दोस्त, बस उसी तरह से मन का मंथन जरूरी है। क्या तो कविता हमें अपना मन का मंथन करना सिखाती है। और जब तक मंथन नहीं होगा तब तक हम अमृत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्रांति जी, क्या बात है, कितने खूबसूरत मतलब शब्द वाकई असर करते हैं, और अगर शब्द लयबद्ध हों तो गहरे असर करते हैं। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? बहुत सही कहा। हमारे एक कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र जी, उनकी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कविता क्या होती है और कवि क्या होते हैं जी। उनके जमाने में होशंगाबाद में वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, स्नातक कर रहे थे, तब उनको भवानी भाई के नाम से जाना जाता था। एक वो बिना घी की रोटी नहीं खाते थे, एक साथ 4-5 सब्जियां होती थी तब भोजन लेते थे। एक बार वो आए और अपने दोस्तों के सामने फूट फूट के रोने लगे। दोस्तों ने पूछा क्या हुआ? तो कि मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ के आया। तो दोस्तों ने कहा ऐसा क्या पढ़ के आए न्यूज़पेपर में जो रोने लगे? उन्होंने कहा अभी बंगाल में अन्न की कमी है, वहां लोग भूखमरी से मर रहे हैं। तो कि क्या हुआ? तो कि वो भूखमरी से मर रहे हैं और हम 4 तरह की सब्जियां खा रहे हैं, घी की चुपड़ी रोटी खा रहे हैं। तब हमारे कवि स्वर्गीय भवानी प्रसाद जी ने संकल्प लिया कि आज से जब तक ये भूखमरी खत्म नहीं होगी मैं 2 रोटी से ज्यादा ग्रहण नहीं करूंगा और सब्जी ग्रहण नहीं करूंगा, केवल पानी से रोटी खाऊंगा। ऐसे हमारे कवि रहे। बिल्कुल। तो कवि बनना सहज बात नहीं है, जैसा हमारे जिस पे सरस्वती मेहरबान हो वो कवि हो जाता है। क्या बात है। अब जब बात छिड़ी गई है कविता की, तो क्यों ना कुछ पंक्तियां फिर आगे बातचीत को जारी रखें। जी जरूर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये मंचों की व्यावसायिकता कविता, लेकिन कविता का अभिप्रेत विषय नहीं है। कविता किस ओर जानी चाहिए, और जो लोग लिफाफों से जुड़े हुए हैं, व्यावसायीकरण जो इसका करना चाहते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। मैं सुनाता हूँ जी। स्वागत है। कि सुबह सुबह फोन आया, मैंने सोचा कौन आया, चलो देखते हैं जरा फोन तो उठाइए। सुबह सुबह फोन आया, मैंने सोचा कौन आया, चलो देखते हैं जरा फोन तो उठाइए। और मेरे हेलो बोलते ही आयोजक बोल पड़े, रख लिया कार्यक्रम कवि जी पधारिए। तो मैंने कहा भाई लिफाफों की आदत लगी है क्रांति जी। तो फिर मैंने पूछा उनसे कि मैंने कहा तारीख देख कर बताता हूँ, पहले आप मेरा जरा पेमेंट तो बताइए। तो मुझे क्या जवाब मिला? आयोजक ने कहा कि कवि 8:30, 4 कवि 5-5, बचे शेष 1.5 ही है, आना हो तो आइए। क्या बात है। मतलब बाकी आप इस दर्द से गुजरते हैं जी। क्या कलाकार, कवि, क्या इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की पीड़ा वाकई ये है? निश्चित आके घर तो उन्हें भी चलाना है। निश्चित रूप से। क्रांति जी, कहा जाता है ना कि जाके पगना फटे बिवाई सो जाने ना पीर पर आई। तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति के मन में पीड़ा का भाव नहीं है वो कवि नहीं हो सकता। कविता का सृजन ही कविता की जन्मदात्री ही पीड़ा है।
अच्छा, मैं इस पर एक सवाल रखना चाह रही जी, हूँ। जी, जो हास्य जरूर। रस के कवि होते हैं, जी। वहाँ पीड़ा का कोई भूमिका ही नहीं होती। क्रांति जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो हाँ। शख्स आपको मंचों से हंसा रहा है या आपके लोकप्रिय समाचार चैनल में कवि सम्मेलन में कई कवि आप बदल बदल करके बिल्कुल, लाते हैं, बिल्कुल, हाँ। तो जब वो हंसाते हैं तो हाँ। क्या आपने कभी समझने का प्रयास किया कि उनके मन में कितनी पीड़ाएं हैं? आपको हंसाने वाले लोग अंदर ही अंदर कितना रोते हैं? दुर्गेश जी, कौन सी विधा है जो कठिन मानी जाती है इस कविता के क्षेत्र में? आप ओज कवि हैं, हमारे साथ राजेश जी जुड़े हैं, वो राष्ट्रवादी कवि हैं। ये विधा को चुनने के पीछे का आपका क्या मायने रहे होंगे, क्या सोच रही होगी? और दूसरा कि सबसे ज्यादा कठिन विधा किसको माना जाता है इस क्षेत्र का? क्रांति जी, मेरे हिसाब से सभी विधा बराबर है। वो तो आपका विचार मंथन किस चीज में चल रहा है। हाँ। अब जैसे मुझे ले लो, तो मुझे देशभक्ति दिखती है, दुख दर्द दिखता है, तो मैं उसमें लिखने लगा। हास्य में भी कई देशभक्ति की बात करते हैं, ऐसा नहीं है हास्य में भी देशभक्ति की सबसे मेन मोटो होना चाहिए समाज को नया दर्पण दिखाने का। कवि दिनकर हुए हैं हमारे, वो कवि हुए जिन्होंने समाज को नया दर्पण दिखाया है। एक अभी के कवि का नाम बताता हूँ, एक बहुत हमारे मेरे गुरुवर हैं डॉक्टर हरिओम पंवार जी। उन्होंने 370 धारा पे पिछले 30 सालों से कविता पाठ किया। अभी उनको वो कविता पाठ नहीं करना पड़ता है, 370 धारा हट चुकी है कश्मीर से। हाँ। तो एक समाज को दर्पण दिखाया उन्होंने। हाँ। आगे की क्रांति दिखाई है क्या हो सकता है। जैसे आज मेरी एक कविता है पार्थिव शरीर जी, उस पे आगे मैं सरकार को एक रास्ता बताऊंगा कि किस तो हमारे हर कविता के पीछे एक मोटो होना चाहिए, कविता से एक उद्देश्य होना चाहिए जिससे समाज को एक नई दिशा मिले। कविता का मायना केवल हंसना हंसाना और बोलना नहीं है, कविता का मायना समाज को उसका दर्पण दिखाना है। मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल, फिर विधा कुछ भी हो सकती है। फिर विधा कुछ भी हो सकती है। पार्थिव शरीर का जब जिक्र हो ही गया है तो सुन लेते हैं आपसे। कि ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, अरे हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी रही हमेशा से कि हम हिंदुस्तानी। क्या बात, क्या बहुत बात। सुंदर। आज फिर से खालीपन जरूर कुछ खास होने वाला है। आज फिर से खालीपन जरूर कुछ खास होने वाला है। अरे आज तो मेरे गांव में एक शहीद का पार्थिव शरीर आने वाला है, एक शहीद का पार्थिव शव आने वाला है। जगह जगह देखो, जगह जगह ये छाई उदासी देखो मेरे गांव में, जगह जगह चिल्लाती खामोशी देखो मेरे गांव में। आज मेरे गांव में कहां सूर्य अस्त होने वाला है, अरे आज तो मेरे गांव में एक शहीद का पार्थिव शव आने वाला है। बहुत सुंदर। दोस्तों, क्या माहौल रहा होगा उस गली का, उस मोहल्ले का, उस घर का जहां एक शहीद का पार्थिव शव लाया गया होगा। मैं वो विधा बताने का प्रयत्न करता हूं। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा होगा, माँ, अरे माँ, इनकी शादी में मैं कुछ दिन पहले नाचा गाया झूमा तो था, इनकी शादी में मैंने खुशियों को उछल उछल के चूमा तो था। माँ उस नई नवेली दुल्हन का तो तन मन कांप गया होगा, अरे उस नई नवेली दुल्हन का तो तन मन कांप गया होगा। अब मिटना पड़ेगा इस मांग के सिंदूर को, वो सिंदूर भी भांप गया होगा, क्या बात। वो सिंदूर भी भांप गया होगा। जब मेहंदी वाले हाथों ने पैरों का महावर धोया होगा, अरे वो मेहंदी चिल्लाई होगी, वो महावर भी रोया होगा। वो कंगन टूटे होंगे, चीखे होंगे, पुकारे होंगे, मंगलसूत्र तोड़ फेंकना कितने करुण नजारे होंगे, कितने करुण नजारे होंगे। उन सपनों का क्या जो पूरे होते साजन के घर आने पे, अरे उन बातों का क्या जो पूरे होते साजन के जिंदा घर वापस आने पे। घोर अंधकार ने घेरा जीवन उस प्यारी सी दुल्हन का, अब इसमें प्रकाश कहां आने वाला है। अरे आज तो मेरे गांव में एक शहीद का पार्थिव शव आने वाला है। उस घर में एक बूढ़ी माँ होगी, बूढ़ी माँ की व्यथा, एक शहीद के घर एक शहीद का शव आया है तो माँ का दुख दर्द बयां ही नहीं हो सकता। तब पढ़ता हूं कि उस माँ पे क्या बीती होगी,
उस माँ पे क्या बीती होगी जिसका प्राणों से प्यारा तारा टूट गया आहा, जी। आहा। उस माँ पे क्या बीती होगी जिसके सीने में दर्द का लावा फूट गया जी। अरे उसके पैरों ने चलना, हाथों ने उठना छोड़ दिया होगा, उसकी आंखों ने देखना और कानों ने सुनना छोड़ दिया होगा। हे ईश्वर तूने ये कैसा जुल्म किया रे, हे ईश्वर तूने ये कैसा जुल्म किया रे, माँ से पहले क्यों बेटे को ऊपर बुला लिया रे, माँ से पहले बेटे को क्यों ऊपर बुला लिया रे। भूख प्यास तो उस माँ से कोसों दूर भाग गई होगी, अरे भूख प्यास तो उस माँ से कोसों दूर भाग गई होगी, खुद को मिटा लेने की इच्छा मन में जाग गई होगी। अब वो माँ मरती है तो मर जाए, कहां उसका बेटा उसका हाल लेने आने वाला है। अरे आज तो मेरे गांव में उस शहीद का पार्थिव शव आने वाला है, शहीद का पार्थिव शव आने वाला है। बहुत दोस्तों, सबसे बड़ी पीड़ा होती है एक पिता के लिए अगर जीते जी अपने बेटे को अर्थी को कंधा देना पड़ जाए। मैं मानता हूं एक पिता के लिए इससे बड़ा दुखदाई दिन कुछ नहीं हो सकता। तब पढ़ता हूं, सुन बेटे की खबर वो बाप कितना लाचार हुआ होगा, अरे सुन बेटे की खबर वो बाप कितना लाचार हुआ होगा, सांस भी लेना जिसका दुश्वार हुआ होगा, जिस बेटे को कभी कंधे पर बैठकर खूब घुमाया होगा, आज उस बेटे की अर्थी को कंधा देने वो बाप कैसे तैयार हुआ होगा, जिस बाप की आंखों से पहले कभी आंसू नहीं आए। तब पढ़ता हूं कि उस भाई पे क्या बीती होगी जब उसने ये खबर सुनी होगी। अरे मुमकिन है एक अरसे तक उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई होगी। वो प्यारा सा बचपन अपना जब हम साथ पढ़ते थे, था दोनों में प्यार बहुत मगर कभी कभी लड़ते थे। अरे तेरा खाना ना खाकर रूठ कर चले जाना और मेरा कसम खाकर तुझे खाना खिलाना, वो एक पल नहीं एक जमाना रहा होगा। साथ गौर कीजिएगा, वो एक पल नहीं एक जमाना रहा होगा। और जिस छोटे भाई को कभी इन हाथों ने खाना खिलाया, आज उन्हीं हाथों से उसे जलाना होगा, आज उन्हीं हाथों से उसे जलाना होगा। हो रहा है कैसा शोर, लगता है कोई नेता आने वाला है। अरे आज मेरे गांव में उस पार्थिव का शहीद का शव आने वाला है। नेताजी ने हाथे ही हाथों में चेक थमा दिया, लगता है उस शहीद के शव का दाम लगा दिया। अरे ओ नेताजी, तुम शहीद की कुर्बानी का मोल नहीं दे सकते हो, अरे तुम शहीद की कुर्बानी का मोल नहीं दे सकते हो। उस शहीद की माँ 2 दिन से बोली नहीं है, उसके बोल नहीं दे सकते हो। क्या बात है। एक शहीद की घर की व्यथा को हम किसी भी खत्म नहीं कर सकते, बट एक रास्ता पड़ता हूं हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे प्रशासन के लिए। अगर इस रास्ते पे चला जाए तो हम उसके थोड़े दुख दर्द को कम जरूर कर पाएंगे। कि इसलिए मेरा ये कहना है दिल्ली के दरबारों से, इसलिए मेरा ये कहना है दिल्ली के दरबारों से, अपनी आंख की धूल हटाकर कभी मिलो शहीद के परिवारों से। तुम्हारे चंद पैसों से शहीदों के बेटे नहीं पला करते, अरे तुम्हारे चंद पैसों से शहीदों के बेटे नहीं पला करते, और तुम्हारे 1 लाख के चेकों से शहीदों के घर नहीं चला करते, तुम्हारे 1 लाख के चेकों से शहीदों के घर नहीं चला करते। अगर करना ही है कुछ तो कुछ फैसले भारी लो, अगर करना ही है कुछ तो तनिक फैसले भारी लो, उन शहीद के घर की पूरी जिम्मेदारी लो, उन शहीदों के घर की पूरी जिम्मेदारी लो। क्या बात है। मैं 4 लाइन पे अपनी कविता को खत्म करता हूँ। ये शहीद की कविता लिखते लिखते मेरी कलम बहुत रोई, और ये शहीद की कविता को लिखते लिखते मेरी कलम बहुत दिनों से नहीं सोई है। अरे फूट फूट कर कई बार रोई है। ये कलमकार दुर्गेश भी आज तुझको शीश नमाकर नमन करने वाला है। आज तो मेरे गांव में शहीद का पार्थिव शव आने वाला है। क्या बात है, गांव में शहीद का पार्थिव शव। क्या बात है। आपकी आवाज बता रही थी उस दर्द को, और सुनने वाले, चाहे मैं दर्शक के तौर पर आपकी बात करूं, रूह कांप गई। लग रहा था जैसे आप जो शब्द बता रहे हैं, आप जो कविता पढ़ रहे हैं, वो दृश्य बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था वाकई पार्थिव एक शरीर शहीद का वो सामने रखा हुआ है, और उस घर का जो माहौल बन रहा था वो आपके शब्द बयां कर रहे थे, और वो जो चित्र सामने आ रहा था वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरती से आपने लिखा। राजेश जी, आपके पास आती हूँ।
ये दोनों ही ऐसी विधाएं हैं, बोलते ना कि जोश पैदा कर देती हैं, जी जी। एक ऐसे विषय को उठाती हैं, झकझोर देती हैं। क्या है आपका विषय? कविता का तो काम ही चेतना का संचार करना है क्रांति जी, और आपका तो नाम ही क्रांति प्रिया है, मतलब क्रांति आपकी पहली पसंद है। तब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं राम की बात करूंगा, राष्ट्र की बात करूंगा, पड़ोसी की बात करूंगा, सैनिक के सम्मान की बात करूंगा। जब कल हमने रामनवमी मनाई है क्रांति जी, तब मैं कहना चाहता हूँ कि हर युग में श्री राम का अवतार जरूरी है, हर युग में श्री राम का अवतार जरूरी है, अहिल्या और शबरी का उद्धार जरूरी है, और रावणी प्रवृत्तियों की विनाश के लिए तात, रावणी प्रवृत्तियों के विनाश के लिए तात सीता, लखन और हनुमान का किरदार भी जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। किरदार भी जरूरी है। और जैसे सैनिक की बात कही, हाँ। तो मैं राम को राष्ट्रपिता मानता हूँ क्रांति जी। अच्छा। तब मैं कहना चाहता हूँ कि राम भी तब छोटे पड़ जाते हैं जब सैनिक अपने जीवन का उत्सर्ग करता है, और ये राम से द्रोह नहीं है, ये राम के रास्ते पर ही चलना है, क्योंकि भगवान राम ने भी कहा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी से। तो जो स्वर्ग के समान पृथ्वी के लिए, अपनी राष्ट्र माता के लिए जो अपने प्राणों का न्यौछावर कर दे, उस सैनिक से बढ़कर कौन हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि लाल किले पर ध्वज फहराना मुश्किल कोई काम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, लाल किले तक पहुंच गए, जिनकी बहुत ज्यादा योग्यता नहीं रही होगी, लेकिन आंकड़ों का खेल है राजनीति तो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लाल किले पर ध्वज फहराना मुश्किल कोई काम नहीं है, और उंगली कटा शहीद कहाना भारत माँ का दाम नहीं है, और सीने पर खा करके गोली जो दुश्मन के होश उड़ा दे, उस सैनिक से बढ़कर प्यारे स्वयं प्रभु श्री राम नहीं है, उस सैनिक से बढ़कर प्यारे स्वयं प्रभु श्री राम नहीं है। और मैं पड़ोसी मुल्क की ओर आपको लेकर के चलना चाहता हूं, क्योंकि कविता तो परिस्थितियों की बात करती है जी। जैसे बेनजीर भुट्टो गई, हाँ। नवाज शरीफ गए जी, इमरान खान गए जी, अब शहबाज आ गए हैं जी। तो आते ही पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा प्रेम है भारत के लिए, कि सबसे पहले ही कहते हैं कि हम तो शांति चाहते, लेकिन शांति तब तक नहीं जब तक कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हो। तो यही बात कह करके तो, और ये लोग शांति में आग लगाते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की फितरत आपके सामने रखना चाहता हूँ क्रांति जी, कि बाम्बी से निकलेगा तो बस नाग निकलेगा, बाम्बी से निकलेगा तो बस नाग निकलेगा, पिलाओगे दूध तो जहर से झाग उगलेगा। हाँ। और राम के सम्मान में बिछी हो हंस की पाती, राम के सम्मान में बिछी हो हंस की पाती, जानकी को चोट देने कोई काग निकलेगा, जानकी को चोट देने कोई काग निकलेगा। और मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूं कि आज देश किस स्थिति में है। कोरोना के बाद हमने देखा बहुत सारे लोगों ने रोजगार खोया है जी। तो यह भी एक अपने यहाँ की स्थिति है, इसको भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। हाँ। और आज जो स्थिति है, इसके पीछे हम किन चीजों का निरादर कर रहे हैं, हम कहाँ थे और हम कहाँ आ गए। हम 1947 से शुरू हुए, AK 47 तक आ गए। हमने चंद्रशेखर आजाद बोया था इस धरती में। हाँ। अब कैसे कैसे लोग अपने नाम के आगे आजाद लगा रहे हैं क्रांति जी, सोचना चाहिए। असली महात्मा गांधी से चले थे हम लोग। हाँ। आगे मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जी कि घास वाली रोटी खाई, राणा जी ने प्रण किया, देश के विरोधियों को धरती चटाऊंगा। कि घास वाली रोटी खाई, राणा जी ने प्रण किया, देश के विरोधियों को धरती चटाऊंगा। और 12 बरस वाले वीर शिव राय बोले, जी जादो आशीष दुश्मन को भगाऊंगा। तो 23 बरस के सरदार भगत सिंह कहे, वंदे मातरम बोल फांसी चढ़ जाऊंगा। और स्थिति वर्तमान की कि 35 बरस का युवा आज बेरोजगार खड़ा, कहता है नौकरी दो वरना मर जाऊंगा, कहता है नौकरी दो वरना मर जाऊंगा। और मैं राष्ट्र को किस तरह से देखता हूँ, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि चांदी जैसा रूप और सोने जैसे बाल नहीं, यौवन की धूप हमें बांध नहीं पाएगी। ग्लैमर की ओर जा रहा है ना, ग्लैमर ग्लिटर की ओर जमाना जा रहा है। तब कहना चाहता हूँ एक कवि को किस प्रकार के विचार रखना चाहिए, एक नौजवान को किस प्रकार के विचार रखना चाहिए कि चांदी जैसा रूप और सोने जैसे बाल नहीं, यौवन की धूप हमें बांध नहीं पाएगी। और पायल की रुन झुन चम चम बिंदिया की, स्वप्निली डोर कोई फांद नहीं पाएगी। तो चांद को रिझाता रहे चित का चकोर कोई, खूबसूरत चांदनी भी चांद नहीं पाएगी। और मातृभूमि जब जब
करेगी पुकार मेरी, गद्दारों को छुपा कोई मांद नहीं पाएगी, गद्दारों को छुपा कोई मांद नहीं पाएगी। और आज जब आपका लोकप्रिय चैनल ये कवि सम्मेलन आयोजित कर रहा है, तो ऐसे आयोजनों की आवश्यकता क्यों? क्रांति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गांधी विनोबा, ये वास्तव में राष्ट्र चेतना के अभियान है कि गांधी विनोबा दीन दयाल से सपूतों को, विवेकानंद के विचारों को नमन करना चाहिए। गांधी विनोबा दीन दयाल से सपूतों को, विवेकानंद के विचारों को नमन करना चाहिए। और भारतीय भावी पीढ़ी भूले नहीं रास्ता, आजादी के निशानों को नमन करना चाहिए। गांधी विनोबा दीन दयाल से सपूतों को, विवेकानंद के विचारों को नमन करना चाहिए। और फांसी चूमते सुखदेव राजगुरु जी को, इनकलाबी नारों को नमन करना चाहिए। तो भारतीय भावी पीढ़ी भूले नहीं रास्ता, आजादी के निशानों को नमन करना चाहिए। और मातृभूमि चरणों में चढ़ा के सिरों को अपने, राष्ट्रभूमि रज को नमन करना चाहिए। क्योंकि देश बचेगा तो मिटेगा कौन, और देश मिटा तो बचेगा कौन? बस केवल इतना ही आज मैं कहना चाहता हूँ। और राजनीति की तो ये स्थिति है, राजनीति की हम अगर बात करें तो अभी दुर्गेश जी ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। मैं कहना चाहता हूँ क्रांति प्रिया जी, राजनीति में 3 तरह के लोग जुड़े रहते हैं। एक होता है मतदाता जो पूरे जीवन वोट देता है, एक होता है कार्यकर्ता जो जय जयकार के नारे लगाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मस्ती में जीवन यापन करता है वो राजनेता होता है। तो मैं इस विषय को आपके सामने देखिए किस प्रकार से रखना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि वोटरों के घर सिर्फ वोटर ही पैदा होंगे, सारी उम्र वोट देंगे और मर जाएंगे। और कार्यकर्ता घर कार्यकर्ता ही जन्म लेंगे, नारे जय जयकार के लगाते रह जाएंगे। तो सत्ता की स्वादिष्ट खीर खाएंगे ना अब फकीर, खीर का तो भोग बस नेता ही लगाएंगे। और नेता घर मर जाए चिंता मत करना तुम, नेता घर नए नेता जन्म पा जाएंगे। और नेता होती क्या चीज है? क्रांति जी, मैं कहना चाहता हूँ कि नेताजी के कुर्ते का नाप लेते हुए दर्जी ने पूछा कि श्रीमान आप हमेशा इतना नीचा और इतना ढीला ढाला कुर्ता ही क्यों सिलवाते हैं? दुर्गेश जी, क्रांति जी, देखिए कविता के तेवर कि नेताजी के कुर्ते का नाप लेते हुए दर्जी ने पूछा कि आप हमेशा इतना नीचा और इतना ढीला ढाला कुर्ता ही क्यों सिलवाते हैं? प्रेम पूर्वक नेताजी ने दर्जी को समझाया कि भाई चारा, चीनी, सड़क और शौचालय सभी कुछ इसी में तो छुपाते हैं, इसीलिए इतना नीचा और इतना ढीला ढाला कुर्ता सिलवाते हैं। हिंदी दिवस की बात करता हूँ, नेताजी की बात करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी दिवस सम्मेलन में नेताजी ने अंग्रेजी में स्पीच दी। हमारे माथे पर चिंता और आश्चर्य की लकीरें खींच दी। देखिए चिंतन की पंक्तियां दे रहे हैं। नेता हमेशा कोई गलत नहीं होता है। नेता तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। अब हम जैसे नेता हम चुन रहे हैं तो हम जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल निकलेंगे। उस समय लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुना था तो सरहदों के पार जाकर के और आजाद हिंद फौज की उन्होंने और निश्चित रूप से राष्ट्र को एक गति दी है, नीति दी है। तो राजनेता भी एक इंसान है और उसके आगे भी कभी कभी मजबूरी हो जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस दृश्य को भी आप इस तरह से देखें कि हिंदी दिवस सम्मेलन में वो हिंदी भी आप देखिए, हिंदी की क्या गति बना रखी है हम लोगों ने कि हिंदी दिवस सम्मेलन में नेताजी ने अंग्रेजी में स्पीच दी। हमारे माथे पर चिंता और आश्चर्य की लकीरें खींच दी। मैंने कहा नेताजी आप भी गजब ढाते हैं, बड़ी अजीब स्टाइल में हिंदी दिवस मनाते हैं। नेताजी ने प्रेम पूर्वक समझाया कि भाई केवल हिंदी दिवस पर हिंदी में भाषण देने से क्या होता है, जब शेष 364 दिन यह पूरा देश अंग्रेजी को और अपने सिर आंखों पर ढोता है। और आज क्रांति जी जब हम कविता की बात कर रहे हैं आपके लोकप्रिय समाचार चैनल के माध्यम से, तो हम कविता का अभिप्रेत क्या है, कविता कहाँ से निकलती है? कविता वास्तव में एहसास से निकलती है। और इसको लेकर के मैं एक गोल कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैंने जहां से लिखना शुरू किया था, यदि मैं वहीं पहुंच रहा हूं तो मैं आपके समर्थन के निश्चित रूप से मुझे दरकार रहेगी। मैं कहना चाहता हूं कि एहसास, जिस एहसास को लेकर के क्रांति प्रिया जी यहाँ पर बैठी हैं, दुर्गेश जी बैठे हैं और खबर भारत के जितने भी दर्शक अपने घरों में बैठ करके टीवी देख रहे हैं और टीवी के माध्यम से कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं, तो कवि सम्मेलन वास्तव में आनंद का विषय है, मनोरंजन का नहीं। और ये आनंद कहाँ से उपजता है? ये हमारे एहसास से जुड़ा हुआ विषय है क्रांति प्रिया जी। और मैं कहना चाहता हूँ कि एहसास अन्वेषण किसी के जज्बात का। एहसास क्या है? एहसास अन्वेषण किसी के जज्बात का। जज्बात भावना कोमल दिल की, दिल घर ईश्वर का। ईश्वर जो नचाता है सबको अपनी उंगली पर,
अंगुली जिस पर उठाया था कन्हैया ने पहाड़। पहाड़ बाधाओं का समुच्चय, समुच्चय एक एक करके जुड़ना कईयों का जोड़, गणना की पद्धति, पद्धति व्यवहार का परिष्कार, परिष्कार जिसमें हो शुद्धता, शुद्धता जिसमें रोम रोम भरी हो पवित्रता, पवित्रता जो प्रदान करे प्रसन्नता, प्रसन्नता एक एहसास, एहसास अन्वेषण किसी के जज्बात का, एहसास अन्वेषण किसी के जज्बात। क्या बात है, क्या बात है। आपने बिल्कुल वो कहते हैं कि पूरा जो चक्र है वो पूरा कर दिया आपने, एहसास से शुरू करके एहसास पे खत्म कर दिया। बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत कम वक्त बचा है, तो संक्षिप्त में अगर एक कविता दुर्गेश जी से सुनूंगी ना, तब इस कार्यक्रम का सही समापन हो पाएगा। क्या बात। जैसे राम जी की बात हुई, देशभक्त की बात हुई, एक छोटी सी कविता भगत सिंह के नाम की पढ़ता हूँ। स्वागत है। जिन्होंने 23 साल की उम्र में ही अपनी पूरी जिंदगी जी ली। सही। तब पढ़ता हूँ कि नाम अमर हुआ है जग में देशभक्त के नाम का, नाम अमर हुआ है जग में देशभक्त के नाम का, अरे आज भी डंका बजता है भगत सिंह के नाम का। वाह। आजादी का थाओ दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, अरे आजादी का थाओ दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, वो भी तो गांव के बाकी बच्चों जैसा ही तो दिखता था। क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे तब उसको आजादी प्यारी थी, भगत सिंह के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के सामने ही जलियांवाला बाग हुआ, जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी ख्वाब हुआ। इच्छाओं को मारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी, अरे किए धमाके संसद में उन बहरों को गूंज सुनाई थी। भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई, पहली बार हिंदुस्तान में 116 दिन की भूख हड़ताल। क्या बात है। वो अड़ा रहा जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, अरे वो अड़ा रहा जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, उस मूंछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था, हमारा भगत सिंह जज को देखकर दीवानों की तरह हंसता था, दीवानों की तरह हंसता था। जो चाहा था आखिर वो अंजाम हुआ, तीनों को फांसी दे दी जाए कोर्ट में ये ऐलान हुआ। एक शेर अपनी माँ से मिलकर क्या बोला होगा, तब पढ़ता हूँ कि जो चाहा था आखिर वो अंजाम हुआ, अरे तीनों को फांसी दे दी जाए कोर्ट में ये ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला बेबे तू चिंता मत करना, बेबे तू चिंता मत करना, ये धरती मेरी माता है। अरे वो माँ रोए या गर्व करे उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर 23 मार्च का दिन आया और भूमंडल भी डोल उठा, जेल का हर एक कोना रंग दे बसंती पोल उठा। क्या बात है। भगत सिंह की अमित शहादत नियति भांप गई होगी, अरे एक वीर के लिए पढ़ रहा हूं कि भगत सिंह की अमित शहादत नियति भांप गई होगी, जब चूमा होगा उस वीर ने फांसी के फंदे को तो रस्सी कांप गई होगी। क्या बात है। रस्सी कांप गई होगी। अरे पत्थर दिल वालों के दिल भी पिघल गए होंगे, उन जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। दहेज छोड़ दी भगत सिंह ने, बन के शहादत गूंज उठा, और फिर पूरा हिंदुस्तान में वंदे मातरम गूंज उठा, वंदे मातरम गूंज उठा। 23 साल का था वो लड़का, आजादी का दीवाना था। 23 साल का था वो लड़का, आजादी का दीवाना था। वो शहीद आलम कहलाया, बस तुमको यही बतलाना था। आजादी के अफसाने को जब भी ये दुर्गेश गाएगा, अरे आजादी के अफसानों को जब भी ये दुर्गेश गाएगा, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा। सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बिना मुक्तक के ये समाप्त नहीं हो पाएगा, तो मुक्तक के साथ समापन करेंगे। तो राजेश जी आपसे अनुरोध। जी मैं फिर से आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर फिर से सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है और फिर से पुराने राग की ओर पाकिस्तान पहुंच रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ क्रांति प्रिया जी कि एक बार फिर से पाक साफ हो गया, एक बार फिर से पाक साफ हो गया, जो गया था जेल वही साफ हो गया। शहबाज जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप जेल गए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार फिर से पाक साफ हो गया, जो गया था जेल वही साफ हो गया। नवाज हो परवेज या इमरान हो भले, नवाज हो परवेज या इमरान हो भले, सेना का जिससे साथ गया समझो उसका बाप भी गया, समझो उसका बाप भी गया। बहुत बहुत शुक्रिया
ऐसा लग रहा था कि समय के कांटों को यहीं रोक दूं मैं और बस सुनते चले जाएं, आप लोगों को सुनते चले जाएं, लेकिन घड़ी इजाजत दे रही है। आपको मुझे यही धन्यवाद करना चाहूंगी, मैं यहीं पर आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। देखिए अब मेरी भी जबान लड़खड़ा रही, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं भी बस आपके सुर में सुर मिला लूं, लेकिन मुझसे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वाकई आपने जो कहा था कि सरस्वती की कृपा ही होती है कलमकार के साथ। तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी इस मंच पर, खबर भारत के इस कवि सम्मेलन में। और हमारे साथ जुड़े हुए थे, दर्शकों को बता दें, इस कवि सम्मेलन में दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजेश जी जुड़े हुए थे। और कवि सम्मेलन की अगली कड़ी में जल्दी ही मुलाकात होगी दर्शकों। फिर हर इस प्रस्तुति में, खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे यानी क्रांति प्रिया को यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।